वैसे पता तो था, शेड्यूल तो लगा रहता है, मतलब वो नोटिफिकेशन तो जाता ही है, जब लगाती हूँ तब भी जाता है। ओके, गुड। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम डिले ही होता रहता है। जो जिनको आना है वो बाद में आ जाएगी, बाद में देख लेंगे, क्लास तो रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। ठीक है, आज मेरे पार्टीशन लिटरेचर हम फिनिश कर देंगे। वैसे तो हम कई बार घूम फिर के ये सब चीजें कर चुके हैं, बट आज हम इसका फाइनल कर देते हैं, और सारी चीजों को, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस चीज से, तो वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मतलब वो सारे फैक्ट्स को देख लेते हैं। ऐसा मैंने बोला था आप लोगों से, तो उसी तरह का ही आज एक क्लास है, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स है। बाकी जो जितने पीडीएफ्स वगैरह हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही आप लोगों के लिए, और इसको संभाल के रखना, ये आपको ज्यादा काम आएगा। ठीक है जी। आई एम ऑल्सो गुड मंजू जी, आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, यहाँ से। एक सेकेंड, ये दिखाई दे रहा है आपको? ओके, ठीक है। हम्म तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ट्रेन टू पाकिस्तान तो हम बार बार पढ़ते हैं, जब भी आप सर्च करोगे पार्टीशन लिटरेचर तो ट्रेन टू पाकिस्तान सबसे पहले आता है। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है, इसको आप भूलने भी वाले नहीं हो, तो इसको याद रखेंगे। इसमें क्या याद रखना है आपको, ट्रेन टू पाकिस्तान रिटन बाय जो खुशवंत सिंह है, उन्होंने लिखा है। ओके, आपके पंजाबी राइटर हैं। एंड पब्लिश, ये पब्लिश डेट याद रखनी है आपको 1956 में। प्रोटेगनिस्ट कौन है, तो यहाँ पर जो प्रोटेगनिस्ट है वो है इकबाल सिंह। इकबाल सिंह तो नहीं है प्रोटेगनिस्ट, ये गलत दिया हुआ है। जुगत सिंह जो है ये है प्रोटेगनिस्ट, इकबाल सिंह जो है वो एंटेगनिस्ट है। ठीक है, ये पहला ही हो, मैंने देखा नहीं, एंटेगनिस्ट है, यानी कि इसके अगेंस्ट में होता है। जुगत सिंह तो एक बेटर, एक अच्छा इंसान है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें अंदर प्रोटेगनिस्ट क्वालिटी इसके अराउंड ही घूमती रहती है, और जब इसकी डेथ हो जाती है तो कहानी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जुगत सिंह जो है ये प्रोटेगनिस्ट है, कि ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और जो इकबाल सिंह है उसके अगेंस्ट में है। हुक्म चंद है यहाँ पर। ओके, आपको पता ही है कि वो उनके साथ रहते थे, मतलब कि यहाँ के जो क्या कह सकते हैं उसको, मजिस्ट्रेट वगैरह जो थे वो थे यहाँ पर। एंड नूरन है यहाँ पर। ठीक है, और लैला और रामलाल। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, इनको ध्यान रखना आप लोगों को, ये आपने पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर तमस, तमस बाय भीष्म साहनी। तो तमस लिखा है किसने, भीष्म साहनी ने लिखा है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि ये पब्लिश हुआ 1974 में। ओके, और इसमें जो प्रोटेगनिस्ट है वो कौन है, नाथू। मतलब आपको प्रोटेगनिस्ट याद रखने हैं, कोई अवार्ड मिला है तो वो याद रखना है। इस जो लिस्ट को मैं करा रही हूँ इसमें अवार्ड्स भी हैं, प्रोटेगनिस्ट भी हैं, सब मिलेंगे। मतलब आज फाइनल है ये, और सारा ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इसके अंदर सार है पार्टीशन लिटरेचर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। तो इसमें नाथू जो है, नाथू ने क्या किया था, बस इतने से आपको याद रहेगा। जो तमस है, तमस मतलब डार्कनेस होता है। ओके, एंड तमस मीन्स डार्कनेस है, तो डार्कनेस किसके बीच में, नाथू में नहीं, डार्कनेस है यहाँ पर लोगों में, यानी कि अंधकार में है वो लोग। तो वो ऐसी चीज के लिए लड़ते रहते हैं जो चीज इतना मैटर नहीं करनी चाहिए। लेकिन आप ये देखो कि नाथू है, नाथू से एक गड़बड़ हो जाती है कि उसको क्या किया जाता है, जो मुस्लिम व्यक्ति होता है, महमूद नाम है, ये मुराद अली नाम है शायद उसका, तो वो इसको बोल देता है कि एक पिग काटने के लिए, मतलब उसको। तो फिर वो क्या करता है कि पिग जो है उसकी खाल वाल जब उतारता है तो उसको क्या करता है, वो मस्जिद के आगे वहां पर उसका कारकस गिरा हुआ होता है। ठीक है, तो मतलब कि उसका आप कह सकते हैं कंकाल जो होता है वो, मतलब वो वहां पर डाल देते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है कि ये देख के वहां पर दंगे भड़क जाते हैं। ये थीम है इसमें, मतलब कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो इस देख को भड़क जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे खिलाफ जानबूझ के किया गया ऐसा। तो फिर वो वहां से हिंदुओं से बदला लेने के लिए गाय जो है उनको मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा राइट फैल जाता है यहाँ पर, मतलब बहुत ज्यादा सब कुछ जो पीस थी यहाँ पर वो एक पिग की वजह से, वो भी नाथू की इसमें गलती नहीं थी, नाथू ने जानबूझ के नहीं किया था, ये जानबूझ के ही मुस्लिम ने ही कराया था अपने लोगों को भड़काने के लिए। मतलब एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही कराया ऐसा। ऐसे हिंदुओं में भी होता है, हिंदू लोग जानबूझ के, मतलब ये दिखाने के लिए कि जो मुस्लिम्स हैं वो वाकई में बहुत ज्यादा बुरे हैं, तो वो जहां पर शांति होती है वहां पर ऐसे दंगे करवा देते हैं अपने आप, ऐसे काम करके कि आपको फील होगा कि दूसरे ने कराया है, यानी कि दूसरी कम्युनिटी ने कराया है। ठीक है, उसमें मतलब आम जनता पिस जाती है और ये लोग आराम से निकल जाते हैं। बाकी इसमें क्या नाम है इसका, हरनाम सिंह है, बख्शी जी है, और ये मुराद अली है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पिंजर। जो पिंजर है, ओके, पिंजर मतलब स्केलेटन आप कह सकते हैं एक तरह से, बाय अमृता प्रीतम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है पिंजर, इसको ध्यान रखेंगे। ये 1950 में लिखा गया था। ओके, प्रोटैगनिस्ट कौन है यहाँ पर, पूरो। आपने वो मूवी देखी है उर्मिला मातोंडकर की, एक मूवी है, ठीक है, जिसमें दिखाया जाता है कि जैसे पूरो है,
पूरो एक हिंदू लड़की थी और आपको पता ही था उस टाइम पर अबडक्शन बहुत हो रहा था जब 1947 का टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है। तो उस टाइम के बाद भी और उससे पहले भी आप कह सकते हैं, तो ऐसा बहुत ज्यादा करते थे कि भाई जो लेडीज है उनको उठा लिया, अबडक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया, ठीक है। और मतलब मुस्लिम लोग ऐसा ज्यादातर करते हुए दिखे यहाँ पर। तो फिर हुआ क्या, यहाँ पर ऐसे ही पूरो की कहानी होती है, लेकिन पूरो में यहाँ पर राशिद जो है वो पर्सनल मैटर है इनका, कि राशिद जो उसके पेरेंट्स वगैरह थे तो उनका इशू था। तो ये बदला लेने के लिए ना ये पूरो को जो है उठा लेता है, ठीक है, और उसके साथ में रेप करता है। लेकिन फिर पूरो जो है यहाँ से बच बचा के अपने घर वापस भागती है। तो घर वाले इसको मना कर देते कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे अब, क्योंकि तुम्हें मतलब तुम्हें वो ले जा चुका है, तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, तो हम अब तुम मतलब अपवित्र हो गई हो और हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इससे तो अच्छा है कि तुम मर जाती। मतलब यहाँ रहने से, यहाँ आने से बेटर है कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था हमारे पास में। तो पूरो फिर से इसके पास जाती है राशिद से और इससे लड़ती है फिर कि अब तू ही झेलेगा सारी जिंदगी मुझे। आपने मूवी देखी होगी, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। फिर यहाँ पर ये इसका नाम क्या रख लेता है, शादी वादी जब इनका होता है जो भी है, ये हमीदा नाम रखता है इसका। फिर ये प्रेग्नेंट होती है, फिर इन दोनों को आपस में लगाव बनता है, लेकिन वो बच्चा मर जाता है। फिर ये क्या करते हैं, ये मतलब किडनैपर है राशिद जो है यहाँ पर। तो इसमें आपको रामचंद दिखेगा। रामचंद कौन था, पूरो का फियांसे था। ओके, यानी कि इससे शादी होने वाली थी जब इसको किडनैप किया गया था। यहाँ पर रामचंद की जो सिस्टर है वो कौन है, लाजो है, और त्रिलोक इसका हस्बैंड है, और त्रिलोक इसका भाई है। यानी कि ऐसे शादी है कि भी अपने भाई से उसकी बहन की शादी और उसके भाई से अपनी बहन की शादी, इस तरह का सिस्टम है इसके अंदर। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ट्रांसलेट किया गया, जो ट्रांसलेट किया ये किसने, इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है, खुशवंत सिंह ने। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि इंग्लिश में किसने ट्रांसलेशन किया तमस का, तो वो किया है खुशवंत सिंह ने इंग्लिश में। अगर हम फ्रेंच की बात करें, बाई चांस आपसे पूछ लें, तो वो कौन है, डेनिस मैटरिंग है, ठीक है, डेनिस ने किया है फ्रेंच के अंदर। और इसकी एंडिंग यही होती है कि जो पूरो होती है वो राशिद के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है जब वो समय बिताते हैं एक दूसरे के साथ में। तो उसके बाद ये इसके साथ कंफर्टेबल रहती है और उसको लगता है कि इसने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि राशिद उसको पसंद करता था और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानता था, मतलब निभा रहा था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इसके बाद वो एक कोई पागल लेडी होती है, उसके साथ भी रेप किया जाता है, तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर वो मर जाती है, उसके बच्चे को भी पूरो संभालती है। तो लेकिन जब पूरो उसको बड़ा करती है, उससे उसका मन मिल जाता है, एक बच्चे को पालती है वो, तो फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है मतलब हिंदू लोग जो होते हैं वो लेने के लिए आ जाते हैं उस बच्चे को, कि हिंदू बच्चे को एक मुस्लिम बच्चे मतलब मुस्लिम लेडी जो है, क्योंकि नाम हमीदा था अब इसका, वो कैसे पाल सकती है ना, वो गंदा कर रही है, वो गलत संस्कार देगी, ऐसे करके जब वो उससे ले जाते हैं तो पूरो को बहुत फिर मेंटली वो बहुत ज्यादा वीक फील करती है, उसको मतलब ऐसा लगता है, वो हर्ट होती है काफी कि मतलब ये दुनिया है ही क्या, किसी के एक बच्चे को मतलब मुझसे लगाव है, इतना बड़ा मैंने उसको किया है और अब ये उसे लेने आ गए हैं, तो उस बच्चे पे क्या बीतेगी, मतलब उसके इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिलीजन है। अब वो पता नहीं कहाँ कैसे पलेगा। तो वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया गया है इसमें। बाद में पूरो किसी के साथ नहीं जाती है, उसकी फैमिली को ये राशिद बचाता है इसको, लाजो वगैरह को यहाँ पर। फिर बाद में ये इसी के साथ में रहती है, मतलब डिसीजन लेती है कि इसी के साथ रहना। इसके पास चांस था, इसकी फैमिली अब इसको एक्सेप्ट करना चाहती है, बट ये वापस राशिद के पास ही चली जाती है, क्योंकि राशिद के साथ ये कंफर्टेबल थी, क्योंकि उसी ने उसका साथ दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, जी नेक्स्ट है यहाँ पर अ बैंड इन द गैंग्स। अ बैंड इन द गैंग्स बाय, गैंग्स मतलब रिवर, ओके, जो गंगा रिवर है, बाय मनोहर मालगोनकर। इसमें क्या याद रखना है, पब्लिश हुआ है 1964 में। प्रोटैगनिस्ट कौन है यहाँ पर, ज्ञान तलवार है, ओके। ये एक आप कह सकते हैं गांधीवादी एक पर्सन है, गांधी जी की फिलोसफी पर बहुत ज्यादा चलता है। अहिंसा, गांधीवादी फिलोसफी का क्या मतलब है कि अगर कोई अहिंसा ओके को अपनाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं यहाँ पर कि गांधीवादी है वो पर्सन। अब इसमें और भी लोग हैं, एक है इसमें देवी दयाल, ये गांधीवादी नहीं है, ये रिवॉल्यूशनरी है, ओके, ये रिवॉल्ट करता है। और आप कह सकते हैं किस वे में करता है कि ये एक ब्रिटिश जो लेडी है उसकी वाइफ होती है, तो उसके साथ में रेप कर देता है ये जो देवी दयाल है, मतलब उसका तरीका ये है कि इस तरह से हर्ट करने से। बहुत लोग सोचते हैं कि इनकी लेडीज के साथ रेप कर दिया जाए तो हमारा बदला पूरा हो गया, है ना, इससे खरा बदला नहीं हो सकता, बट ये चीज इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है इस चीज का। तो एक है यहाँ पर सैफी उस्मान, ओके, एक सुंदरी है, ठीक है, सैफी उस्मान, इनका कनेक्शन कैसे, एक्चुअली वहां पर एक ग्रुप चल रहा था, हनुमान फिजिकल कल्चर क्लब। तो ये क्लब था, इस क्लब के मेंबर थे 7 लोग और थे, काफी सारे मेंबर्स थे इसमें। तो ये सैफी उस्मान जो होता है बाद में ये बिट्रे करता है इसमें से और ये पकड़वा देता है। बाद में जो 9 हिंदू मेंबर्स होते हैं उनको ये क्या करता है, पकड़वा देता है, ठीक है।
तो बाद में ये सब जेल में चले जाते हैं, लेकिन ये बाद में बच जाता है, जो ज्ञान होता है ये। तो इस तरह की कहानी है, ये ध्यान रखेंगे आप, बैंड इन द गैंग्स। आइस कैंडी मैन तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अदर नेम इसका आप ध्यान रखेंगे, क्रैकिंग इंडिया, वापसी सिद्धवा ने ही लिखा है। वापसी सिद्धवा के जितने भी नोवेल्स वगैरह वर्क है ना, बहुत ज्यादा फेमस है, इंपॉर्टेंट है पार्टीशन लिटरेचर में। तो यहाँ पर पब्लिश 1988। प्रोटैगनिस्ट कौन है? लेनी है, आपको बताइए, वो एक अपाहिज थी, ठीक है, लड़की। एंड की कैरेक्टर्स कौन है इसमें? आया है, ये इसकी देखभाल करती थी। एंड आइस कैंडी मैन, ओके, ये आइसक्रीम बेचता था, मतलब आज की जैसी आइसक्रीम नहीं, आपको पता है ना, पहले गोले वगैरह इस तरह की आइसक्रीम होती थी, तो ये मान लीजिए आइसक्रीम जैसा ठंडी चीज बेचता था ये। तो ये आइस कैंडी कैंडी बना के बेचता था, ओके। ये इसकी तरफ इसका बहुत ज्यादा ये नो मतलब इसके अफेक्शन था इसके लिए, आया के लिए। और लेकिन जब हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, ओके, मतलब उस टाइम पर जब वो सारे झगड़े वगैरह सब वो होता है, तो उस टाइम पर फिर आया को ये किडनैप कर लेता है, एंड ये इसे प्रोस्टिट्यूट वाला हिसाब हो जाता है इसका, ठीक है। एंड इसके कजन, गॉड मदर वगैरह ये सब है, लेकिन मेन कैरेक्टर कौन है? लेनी है, आया है, और जो मेन आइस कैंडी मैन, ओके, एक ये पर्सन है। नेक्स्ट है यहाँ पर द शेडो लाइन्स बाय अमिताभ घोष। जो भी आज मैं पढ़ा रही हूँ सब पार्टीशन लिटरेचर का पार्ट है। तो द शेडो लाइन्स बाय अमिताभ घोष, ये 1988 में लिखा गया, मतलब पब्लिश हुआ है। जो डेट है ये सारी पब्लिशिंग डेट है, और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इनको अभी मिला है 1988 में। आगे आएगी लिस्ट, वो देख लेना अभी, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट कौन है यहाँ पर? अननेम्ड नरेटर है, जो नरेट कर रहा है स्टोरी, उसका नाम नहीं बताया गया, बाकी सबका नाम बताया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें दो पार्ट हैं, एक तो है गोइंग अवे, एक है कमिंग होम, क्योंकि बांग्लादेश से क्या है, इनको मतलब ढाका से निकलना वहां पर मुश्किल रहता है इस वजह से, ठीक है। लेकिन इतना याद नहीं रखना, बस ये याद रखो अभी फिलहाल में जो त्रिजिब है, ओके, ये कौन है? इसका कजन है, ये मेन है, इस नैरेटर का कजन है। और इसमें जो कहानी बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होती है, कैसे बसे थे, तो ये थामा से शुरू होती है। थामा कौन है? इनकी ग्रैंड मदर है, किसकी? जो नैरेटर है, ठीक है, नैरेटर की क्या है? ये ग्रैंड मदर है, इन्हीं की फैमिली चली आ रही है, ठीक है। तो जो त्रिदिब है, ये कजन है नैरेटर का। ये शेडो लाइंस के इंपॉर्टेंट की कैरेक्टर्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। एक है सनलाइट ऑन अ ब्रोकन कॉलम बाय आतिया हुसैन। इन्होंने ये पब्लिश किया है जब 1961 में पब्लिश करवाया। एंड प्रोटैगनिस्ट कौन है इसमें? लैला, ओके। प्रोटैगनिस्ट कौन है इसमें? ये लैला है, ठीक है। और ओके, एक सेकेंड, हाँ, इसकी शादी किससे होती है? आमिर से शादी होती है, ओके। आमिर मतलब कैसे होती है मैं बताती हूँ, इसमें रीजन क्या है। इसमें जैसे ये क्या है कि जो इसके अंकल है, ठीक है, एक हामिद है, इनके अंकल हैं, तो वो ना बहुत ज्यादा सख्ती रखते हैं। मतलब पहले तो इनके दादाजी थे, तो दादाजी वगैरह जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब वो अच्छे से रूल करते थे। एक तो होता है इंसान जब अपने घर पे रूल करता है तो वो अच्छे से लोगों की सहूलियत देखता है, ओके। जबरदस्ती ऐसा नहीं है कि उस पर बहुत स्ट्रिक्ट हो, तो वो ऐसे थे। लेकिन जब हामिद अंकल जो होते हैं उनके हाथ में सब कुछ आता है, तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत रूल्स रेगुलेशन, ऐसा करना है, वैसे करना है, पर्दा वर्दा, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा होता है। तो फिर जब ये कॉलेज वगैरह जाती है लैला, तो लैला यहाँ पर उस टाइम पर क्या चल रहा है ये दिखाया जा रहा है कि जो इंडिया था वो स्ट्रगल कर रहा था अपनी फ्रीडम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर लैला स्ट्रगल कर रही थी अपनी फ्रीडम के लिए, क्योंकि इसके कॉलेज में जो पॉलिटिक्स वगैरह की बातें होती थी तो उनसे इसका कोई लेना देना नहीं था। इसके अंकल भी पूछते हैं कि क्या चल रहा है, तो मैं स्कूल में पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में पूछते हैं, ग्रुप वगैरह के बारे में, तो कहती है मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे खुद से मतलब है बस। खुद से मतलब का मतलब ये है कि लैला चाहती थी कि वो आजाद रहे, उस पर किसी का जोर जबरदस्ती ना हो, उसको जो अच्छा लगता है वो करे। एंड फिर इसी चक्कर में वो क्या करती है, उसे आमिर से अफेक्शन हो जाता है। बट आमिर आपको इसमें सही बंदा नहीं निकलता है, ओके। और होता क्या है उसने, मतलब ये क्या होता है कि सही बंदा निकलता है या नहीं निकलता वो तो बात की बात है। इसकी डेथ हो जाती है किस चीज में, ये जो मतलब क्या हुआ था, जो पॉलिटिकल राइट्स हुए थे ना उस टाइम पर, तो उस चीज में क्या होता है, दंगे भड़क जाते हैं, आमिर की डेथ हो जाती है, और कहानी इस तरह से ही खत्म हो जाती है। और आमिर इतना परफेक्ट भी नहीं निकलता, ये परेशान होती है लैला, इसको लगता था ये मतलब खुश रहेगी अपने उससे। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मोस्ट ऑफ ऐसा होता है जैसे मतलब आपको कोई पसंद है, ओके, और पसंद है और आपने पेरेंट्स से उसको मिलवाया, अगर पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ अच्छी जाने वाली है, ओके। मतलब उस पर्सन के साथ में अगर आप इसको पसंद करते हैं, पेरेंट्स डिनाई कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ लाइफ आपकी वो समझ जाते हैं कि आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है, तो आपको कुछ बताते हैं तो उस टाइम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो चीज उनकी सही होती है, ओके। उसमें हिंदू मुस्लिम अलग डिफरेंट चीज हो गई, वो एक अलग सर्कल है, वो इसलिए नहीं निभाते क्योंकि बात ये है कि दूसरा कल्चर है बिल्कुल, है ना।
तो कल्चर में मुश्किल आती है, वो लोग भी एडजस्ट नहीं कर पाते और शायद खुद भी नहीं कर पाते, एंड फिर इश्यूज होते हैं, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर लाइट ऑफ अ डे बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है ये, क्लियर लाइट ऑफ डे बाय अनीता देसाई, 1980 में ये पब्लिश होता है। प्रोटेगनिस्ट कौन है यहाँ पर? प्रोटेगनिस्ट इसमें बिम दास, मतलब कि दास फैमिली की कहानी है। कौन सी फैमिली है? दास फैमिली की कहानी है, और इसमें बिमला है, ओके, सबसे बड़ी बेटी। तो बिमला पे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कहते हैं इन शॉर्ट बिम, ओके। निक नेम क्या है इसका? बिम है, बिमला बिम। तो क्लियर लाइट ऑफ डे के अंदर किसकी कहानी है? दास फैमिली की कहानी है, ओके। ये ध्यान रखना है। इसमें बाकी इसके भाई बहन और कौन है? ये 4 भाई बहन है। इसमें कौन है? और तारा है, सिस्टर है, राजा भाई है, और बाबा, ठीक है। ये एक ऐसा पर्सन है जो मेंटली इल है, मतलब इसमें मेंटली डिसेबल कौन है? बाबा है, ओके। तो बिमदास यानी कि बिमला दास, ओके, इसके दोनों ये सब भाई बहन है, इनकी स्टोरी चलती है यहाँ पर, किस तरह से जो बिम है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाती है। इसके बाद है ट्विलाइट इन दिल्ली बाय अहमद अली, ओके। तो जो ट्विलाइट है इसका मतलब क्या है? यहाँ पर डिक्लाइन दिखाना, यानी कि ट्विलाइट का मतलब क्या होता है? शाम होना, धीमा धीमा रोशनी होना, ठीक है, यानी कि डिक्लाइन हो रहा है, अब सूरज जा रहा है। तो यहाँ पर डिक्लाइन दिखाया गया है किसका? दिल्ली कल्चर का। जो दिल्ली थी, अहमद अली पाकिस्तानी है, ओके, लेकिन लिख रहे हैं दिल्ली के बारे में कि भाई जो दिल्ली थी जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तो वो कैसी थी, कितना ज्यादा उसके अंदर म्यूजिक वगैरह हर चीज को लेकर, कल्चर को लेकर वो बात करते हैं। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद में सब कुछ डिक्लाइन हो गया। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन करते हैं, एक स्टोरी सुनाते हैं पीजन की और स्नेक की, कि जो पीजन होता है, ठीक है, वो किसका सिंबल है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए लिखा है पीजन किसका सिंबल है इसके अंदर? रॉयल्टी का, ओके। भाई पीजन वाइट होते हैं और बहुत शांति का प्रतीक माने जाते हैं। स्नेक, स्नेक को आप हमेशा डरते हैं, फियर होता है, वो सब कुछ खराब कर देता है ना। तो यहाँ पर ये ब्रिटिशर्स को सिंबलाइज कर रहा है, क्या? स्नेक, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसमें जो स्टोरी होती है वो यही है कि स्नेक पीजन को किस तरह से लपेट के वो कर देता है, मार देता है। तो इसी तरह से क्या है इसमें, जो स्नेक है यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जब तक वो नहीं आए थे तो इंडिया का कल्चर कितना अच्छा था, हर चीज कितनी बेटर थी, ओके। और वो सब क्या हो जाती है, जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने सब कुछ सब में मिक्सिंग कर दी, बहुत ज्यादा सब कुछ खराब कर दिया, मतलब जितनी भी प्रेस्टिजियस चीजें थी वो सब खराब कर दी। और इसमें कौन है? देखिए, इसमें यहाँ पर कौन है? ये मीर नहाल। तो मीर नहाल और इसकी वाइफ है बेगम निहाल, है ना। मीर निहाल और बेगम निहाल ये हस्बैंड वाइफ है, 50 प्लस इनकी उम्र है। ये मीर निहाल का ही ऐसा मानना है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एज ए स्नेक है और उन्होंने सब कुछ खराब कर डाला है। बाकी इसमें मीर निहाल के 2 रूप देखने को मिलते हैं। वो बहुत अच्छा इंसान भी है, यानी कि जब अपनी वाइफ बेगम निहाल के लिए बहुत ज्यादा, मतलब उसका केयरिंग है, सब कुछ उसका ध्यान रखता है जैसे एक वाइफ का ध्यान रखना चाहिए, रेस्पेक्ट वगैरह सब कुछ है। लेकिन उसके अंदर एक फॉल्ट है। क्या फॉल्ट है? कि उसका अफेयर है एक प्रोस्टिट्यूट के साथ, बब्बन जान के साथ, ओके। मतलब उसके 2 रूप दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो वैसे वो अपने घर में बहुत अच्छा है, सब कुछ बेटर है, उसकी वाइफ को कोई दिक्कत नहीं है, बट बब्बन जान के साथ में उसका आपको अफेयर दिखाई देगा इसके अंदर। बाकी इसके अंदर कौन है? असगर है, इसका जो अफेयर है वो किसके साथ है? बिल्किस के साथ है, लेकिन दोनों के बीच में इशू है इनकी कास्ट का। मुझे पता नहीं है ज्यादा, लेकिन मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है, आप में होंगे काफी सारे मुस्लिम्स वगैरह, तो आप में शायद मेरे ख्याल से कोई इशू होता है इस तरह का, कि जैसे हिंदू में भी होता है कि इस कास्ट का इसमें नहीं करेंगे, ये गोत्र है तो इस गोत्र में नहीं करेंगे, आई थिंक कुछ ऐसा होता है। तो इसमें भी इनका गोत्र का इशू है, असगर भी मुस्लिम है और बिल्किस भी जो मुस्लिम है, लेकिन इनके बीच में गोत्र का कुछ इशू है, तो शादी होना पॉसिबल नहीं है, इसके साथ अफेयर है इसका, ओके। तो ये सारे करेक्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट है कहाँ से? ट्विलाइट से, ओके। डेक्लाइन, आप कह सकते हैं इसको ट्विलाइट इन दिल्ली बाय अहमद अली। तो इससे आपको याद रह जाएगा। मीर निहाल जो है इनको आपको ध्यान रखना है। बाकी है बस्ती, ओके। बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको उसमें भी दिया हुआ है, जो आपका उसका सिलेबस है, डीयू का सिलेबस है। इंतजार हुसैन, ओके, इंतजार हुसैन ने लिखा, ये पब्लिश कब होता है? उर्दू में होता है 1979। जैसे आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड सर्च करोगे तो कभी कभी आ जाएगा, आप लिस्ट देखोगे इंग्लिश वाली, है ना, तो कुछ ने इंग्लिश में ही लिखा है, ओके। लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है किस चीज में? हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन हुआ है तो उनको हिंदी में ही साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया। कुछ ने पंजाबी में लिखा है तो पंजाबी में उनको साहित्य अवार्ड दिया गया है। कुछ ने उर्दू में लिखा है तो उनको उर्दू में साहित्य अवार्ड दिया गया है। तो जब लिस्ट देखें, अगर कंफ्यूजन हो कि अरे यार ये लिस्ट में तो नहीं दिखाई दे रहा, तो फिर तीनों लैंग्वेज जो है, तीनों चारों लैंग्वेज देख लेना, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और उर्दू, तो आपको ये लिस्ट में मिलेगा।
तो जाकिर है इसमें, जाकिर कौन है यहाँ पर, प्रोफेसर है इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ये प्रोफेसर है, इसकी स्टोरी है यहाँ पर। ओके, इसमें दिक्कत ये है जो पाकिस्तान में है जाकिर जी जो है, इनकी इशू ये है कि ये पाकिस्तान में जो हो रहा है वो सब इन्हें पसंद नहीं है, और ये किस चीज में चले जाते हैं, अपने नोस्टाल्जिया में, यानी कि इंडिया और ये रूपनगर के बारे में। राइटर ने सोचा है माइंड में कि रूपनगर है उत्तर प्रदेश में, और जब वो वहां रहते थे तो कितना अच्छा था, सब कुछ कितना बेटर था। तो ये नोस्टाल्जिया को दिखाया गया है, यानी कि अपनी प्रीवियस जो थॉट्स हैं, जो अच्छी थॉट्स थी, उनके अच्छे एक्सपीरियंस थे, उसको लेकर यहाँ पर है। तो ये पाकिस्तान में अभी फिलहाल में जब स्टार्टिंग हुई है, प्रोफेसर है ये, लेकिन इंडिया के बारे में सोचने लग जाते हैं, एंड कहाँ पर, स्पेशली रूपनगर के बारे में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चले। इस पीडीएफ को कई बार रिवाइज करना है आप लोगों को, क्योंकि तभी याद होंगे। बाकी अदर करेक्टर्स भी यहाँ पर, सुरैया, सिद्दीका, अयूब, मेनली आप उसको याद रखना। जो प्रोटेगनिस्ट है उसी से क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। पेशावर एक्सप्रेस बाय कृष्ण चंद्र, जो कृष्ण चंद्र है इन्होंने पेशावर एक्सप्रेस लिखा है, 1954 में लिखा, पब्लिश हुआ। प्रोटेगनिस्ट कौन है यहाँ पर, ट्रेन प्रोटेगनिस्ट है। इसमें जो ट्रेन होती है वही सोच रही है सब कुछ, ठीक है। क्या सोच रही है कि वो पहले सोच रही है कि मेरे जो डिब्बे में कौन कौन बैठा हुआ है, तो सिख बैठे हुए हैं, हिंदू बैठे हुए हैं, ओके, और बहुत सारे जो बलूचियंस हैं, है ना, बलूचिस्तान से जो आर्मी वगैरह है वो है वहां पर। और फिर वो जैसे जैसे स्टेशन पे रुकती है तो वो सोचती हुई चलती है, तो जैसे वो स्टेशन पे एकदम उसको बीच में रोक लिया जाता है, तो वो सोचती है जो ट्रेन होती है कि अरे मुझे यहाँ क्यों रोका गया है, मतलब यहाँ तो मेरा स्टेशन भी नहीं है, स्टॉप भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्यों रुकी हूँ। तो वहां पर क्या है, फिर ट्रेन देखती है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा करके ढोल बजाते हुए उधर को आ रहे थे, वो सब लोग मुस्लिम थे। उन मुस्लिम के साथ में क्या था, 200 लाशें थी, 200 डेड बॉडीज थी, किसकी, हिंदू की डेड बॉडी थी। और वो यहाँ पर भी जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं वहां पर हर डिब्बे के अंदर 20-20 के करीब लाशें जो होती हैं, आप कह सकते हैं बिछा देते हैं वहां पर, ताकि जो है लाशें जाए। और वहां पर फिर वो आगे भी चलती है ट्रेन, फिर उसको जो एक्सपीरियंस होता है, फिर वहां पर कुछ और मुस्लिम्स चढ़ जाते हैं, तो फिर वहां पर जो हिंदू लेडीज होती हैं उनको वो कहता है, सिख वाली वो सिख होती हैं, तो उनसे बोलता है कि वो सारे बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई बचाने वाला है या तो बताओ कौन तुम्हें बचाएगा, है ना। तो इस तरह का जो ट्रेन का एक्सपीरियंस है, वो जो एक्सपीरियंस करती हुई जा रही है, तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ में। तो ये ट्रेन प्रोटेगनिस्ट है इसमें, और एज अ सिंबल प्रोटेगनिस्ट है ना, तो ये अपनी बता रही है। ये बताने का मतलब ये कि कोई और बताने वाला नहीं है, तो ये बता रही है, ठीक है। ट्रेन है यहाँ पर। तो की कैरेक्टर कौन है इसमें, पैसेंजर्स ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन के जो पैसेंजर्स है उनके बारे में ये जहां जहां रुकती जा रही है, जो जो होता जा रहा है उसके बारे में ये बताती जा रही है। रावलपिंडी वगैरह कई जगह ये रुकती है, तो वो है। तो पेशावर एक्सप्रेस से आप ध्यान रखना, ये ट्रेन की ही स्टोरी है, ट्रेन अपने आप में बता रही है। ओके चलो। लाजवंती, लाजवंती बाय राजेंद्र सिंह बेदी। लाजवंती कौन है, वाइफ है किसकी, सुंदरलाल की, लाजवंती वाइफ है। अब लाजवंती से यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि क्या सिंबल दिया गया है आपको, सिंबल है यहाँ पर छुई मुई का पौधा देखा है आपने, सेंसिटिव प्लांट, ओके। तो इसका सिंबल है ये। और सेंसिटिव प्लांट से मतलब ये है कि इन्होंने कंपेयर किया है छुई मुई के पौधे को और एक फीमेल को। जैसे छुई मुई होता है तो हाथ लगाया जाता है उसको तो वो मुरझा जाता है एकदम से, मतलब अपने आप को डर के अपने आप को समेट लेता है, ये कह सकते हैं। ऐसी जो लेडीज होती हैं वो उनके बारे में यहाँ पर सिंबल किया गया है। स्टोरी ये है, इसकी स्टोरी में दिखाया जाता है जो सुंदरलाल है वो प्रोटेगनिस्ट है, मेन प्रोटेगनिस्ट सुंदरलाल है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सुंदरलाल जो होता है इसकी जो वाइफ है लाजवंती, इसको अबडक्ट कर लिया जाता है, इसको मतलब किडनैप कर लिया जाता है। मुस्लिम लोगों ने उस टाइम यही चल रहा था, तो मुस्लिम लोग किडनैप कर लेते हैं यहाँ पर लाजवंती को। और जो सुंदरलाल है और बहुत सारे और विलेजेस वगैरह होते हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं जैसे वो चला रखे थे, कैंपेन वगैरह आप कह सकते हैं। जैसे पहले चलाया था उन्होंने बसाओ, ओके, बसाओ आंदोलन किया हुआ था, मतलब इस तरह से कि लोगों को बसाओ, जो उजड़ चुके हैं उनको, और खासकर लेडीज को। तो जब वो वापस आ रही थी, मान लो ऐसा था कि ये लोग क्या करते थे, ये ट्रक्स वगैरह कहीं भी से भी मतलब भर के आते रहते थे, किस चीज के, कि जो भी लेडीज को अबडक्ट किया गया है, किडनैप किया गया मुस्लिम लोगों ने, तो वहां से उनको बचाना, एस्केप करके लाना, उनको बचाना। तो वो बचा के जब लाई जाती थी तो फिर ये हमेशा इसको आस रहती थी सुंदरलाल को कि लाजवंती होगी उसमें। और ये जब तक जो ट्रक वगैरह खाली होते हैं, बस खाली होती हैं, तो एट द एंड तक भी इस उम्मीद में रहता है कि काश लाजवंती होगी। अब लेकिन सुंदरलाल की एक स्टोरीज में यहाँ पर ये दिखाई गई है कि जो सुंदरलाल होता है
उसकी जो वाइफ लाजवंती होती है उससे वो प्यार तो बहुत करता है, और वो पहले से ये सोचता है कि लेडीज फीमेल जो होती है वो बहुत नाजुक होती है, जैसे उसने सुना था। तो ये इसको एक दो बार ऐसी लड़ाई हो जाती है तो मार पिटाई कर देता है इसके साथ में, एंड लाजवंती उसको सह लेती है। मतलब सह कैसे लेती है कि वो पहले नाराज होती है, लेकिन फिर जब उससे चुप ही नहीं रहा जाता तो उससे आके फिर बोलती है, कहती है कि अब तो नहीं मारेगा, तुम मारोगे तुम मुझे, है ना, ऐसे पूछती है, अब तो तुम मुझे नहीं मारोगे ना, अगर दोबारा मारा ना मुझे तो मैं बोलने की नहीं, तुमसे बात नहीं करूंगी कभी। तो सुंदरलाल को ये फील होता है कि इतना भी कमजोर नहीं होती लेडीज, और वो ऐसे अपनी मार पिटाई को ना बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि इसका रीजन ये था कि हमेशा से ही सुनते आए थे, लड़कों को सुनाया जाता है कि अपनी वाइफ को काबू में रखना चाहिए, तो इस वजह से उसका मन तो नहीं था लेकिन वो ऐसा करता था। ऐसे ही जो लाजवंती थी वो भी एक्सेप्ट करती थी कि उसने भी सुना था अपनी फ्रेंड से, अपनी मदर से या सबसे, कि जो मर्द अपनी औरत को काबू में रख सकता है वही असली मर्द होता है। तो पहले एक ये थॉट चली आ रही थी, तो इस वजह से क्या है कि लाजवंती को उससे ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था, पिटने के बावजूद भी काफी पिटाई कर देता था वो उसकी, तो ऐसा कोई खास इशू नहीं होता था, और फिर से वो बोलने लग जाती थी। सुंदरलाल जानबूझ के, क्योंकि उसको भी ये लगता था कि शायद अगर मैं ऐसा बिहेव नहीं करूंगा तो प्यार से ज्यादा रखना सही नहीं है, तो ये चल रहा था इनके बीच में। लेकिन जो सुंदरलाल होता है वो क्या करता है, जब इसकी वाइफ लाजवंती चली जाती है तो ये सोच लेता है कि आज के बाद वो कभी मुझे मिलेगी ना, मैं उसे कभी नहीं मारूंगा, मैं बहुत प्यार से रखूंगा। तो ये होता क्या है, यहाँ पर जो लेडीज आ रही थी वापस बच के, उनको लोग अपने मतलब कहते ना, मतलब रखना नहीं चाहते थे, बहुत लोग तो रखने नहीं चाहते थे कि भाई हम, ये कह रहे थे लोग कि भाई हम दूसरे की झूठी कैसे रख सकते हैं, ऐसे ऐसे इश्यूज चल रहे थे। तो एक आंदोलन चलता है, दिल में बसाओ, ये चलाते हैं खुद, ये मतलब एक कैंपेन चलाते हैं, अब था बसाओ की जगह दिल में बसाओ, यानी कि जो आया है उसे बसा लो। लेकिन उनका मानना था कि तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम्हें कुएं में कूद जाना चाहिए था, जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम कैसी लेडी हो, तुम वापस आ गई, तुम अब तक जिंदा क्यों हो। काफी लोग एक्सेप्ट भी कर रहे थे लेकिन बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो दूसरे के साथ रह के आई थी, तो इस वजह से वो एक्सेप्टेंस नहीं थी, और वो ये सोच रहे थे तुम मरी क्यों नहीं अब तक, तुम जिंदा क्यों हो, क्यों आई हो वापस में, तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम उसका क्यों व्यवहार सहन कर रही थी। तो ऐसा एक थिंकिंग थी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि लाजवंती मिल जाती है, ओके, इसको सुंदरलाल को। अब जो लाजवंती मिल जाती है तो ये लोगों को दिखाने के लिए, होता क्या है, जो लाजवंती है वो पहले दुबली पतली सी थी, लेकिन जब वो आती है, अब इस बार उसको दिखाई दी तो वो पहले से ज्यादा गोरी और पहले से ज्यादा हेल्दी थी, यानी कि उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो कुछ मतलब दिक्कत हुई है उसको, ओके। लेकिन क्या है कि फिर इसके बाद में ये इसके साथ बहुत प्यार से रहता है, मतलब वो पहले डरी डरी सी रहती है उसके साथ में, लेकिन ये इसको रेस्पेक्ट भी देता है, ओके, और प्यार से भी रखता है बहुत ज्यादा, और अब इसको ये बिल्कुल नहीं मारता था। तो यहाँ पर होने क्या लगता है कि जो इससे ये बताना चाहती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है, लेकिन इसके मन में डाउट रहता है, सुंदरलाल के मन में बहुत ज्यादा डाउट्स थे, लेकिन फिर भी ये कभी कुछ नहीं कहता। अब उसने मतलब क्या है कि उसको कुछ कहना छोड़ दिया था, एंड वो हमेशा जब भी बोलती वो रेस्पेक्टफुली उससे बात करता था, जैसे हम अदर लेडीज से बात करते हैं, ऐसा हो सकता है मे बी, तो इस तरह से वो बात करता था। तो अभी क्या है, जो लाजवंती थी अब उसको कंफर्टेबल फील नहीं होता, मतलब इनके बीच क्या इशू हुआ, उसके बाद में इशू ये हुआ कि लाजवंती को वो जो पहले वाला हस्बैंड चाहिए था वही पसंद था, ओके। पसंद क्यों था, क्योंकि उसमें अपनापन लगता था उसको, अभी वो उसको नहीं फील होता था कि वो उसी का हस्बैंड है, और वो उसको अब लाजो नहीं कहता था, पहले इसको ये लाजो कहता था, ओके, प्यार से लाजो बोलता था, लेकिन अब इसको ये देवी कहता था, ओके, मतलब इसने ये देवी मान लिया था कि ये देवी मान के वो उसको ट्रीट करता था। तो ये यहाँ पर सुंदरलाल का जो बिहेवियर है उसने ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले जैसा नहीं हो पाया, जैसे पहले उसका अधिकार था उस तरह से चीजें वो दिखाता था। तो लाजवंती उस चीज को मिस करती है, और इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरियां आ चुकी होती थी, और अब लाजवंती मेंटली सफर कर रही थी, क्योंकि वो कभी सुनना भी नहीं चाहता था सुंदरलाल कि उसके साथ हुआ क्या था, मतलब वो बताना चाहती है लेकिन वो सुनना नहीं चाहता क्या हुआ था। इसमें बस एक चीज और बताई गई है कि लाजवंती इससे पूछती, सुंदरलाल इससे पूछता है कि मतलब वहां पर जब तुम थी, तुम्हें मतलब बुरा तरह से रखा गया, कैसे रखा गया, वो मारता था क्या, तो इसने कहा कि नहीं, लेकिन उसने कहा कि मतलब मैं, तुम मुझे मारते थे लेकिन मुझे तुमसे कभी डर नहीं लगता था, लेकिन वो मुझे नहीं मारता था लेकिन मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लगता था। तो इस तरह की कहानी है इसमें, ये दिखाई गई है, तो इसमें सारी प्रॉब्लम्स दिखाई गई है कि ऐसा कुछ किसी की लाइफ में होता है तो उन लोगों की लाइफ में कितने चेंजेस आ जाते हैं, ओके। मतलब बाद में अगर आप किसी को उठा के ले जाते हो और वो बाद में आके वो घर बसाना चाहे तो वो घर बस नहीं सकता कभी भी, उनके बीच वो पहली वाली बात आ ही नहीं सकती है। ये इसमें है लाजवंती, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको मिल सकता है, इस पे मूवी भी बनी हुई है। एंड द पाकिस्तान ब्राइड बाय बापसी सिद्धवा,
तो पाकिस्तानी ब्राइड में इसमें कहानी है किसकी, जैतून की कहानी मैंने पहले बताया था 1983 में इसे पब्लिश होता है, ठीक है। वापसी सिद्धवा कौन है, जिन्होंने क्या लिखा है, आइस कैंडी मैन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी कहानी, वो तो आपने पूरी पढ़ी रखी है आइस कैंडी मैन की कहानी। उसमें भी ऐसी होता है, किडनैपिंग होती है, ठीक है। ये क्रैकिंग इंडिया आप कह सकते हैं, नाम है इनके दूसरे वर्क का। ये वाला नाम है इनका पाकिस्तानी ब्राइड। इसमें क्या है, इन्होंने जैतून की कहानी लिखी है। ये एक ऑर्फन है। इसमें जो कासिम है ये इसको क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है, एंड स्टेप फादर है ये इसका, ठीक है। और जो साखी है, ओके, स्टेप फादर, ये साखी इसका हस्बैंड है, जैतून का हस्बैंड है साखी। और जो कैरोल है ये एक अमेरिकन लेडी। कहानी यहाँ पर दो कहानी है, एक तो जैतून की है। जैतून की शादी जो कासिम होता है वो साखी से कराता है। जो साखी होता है वो जैतून ऐसा सोचती है, मतलब बहुत बुरा निकलता है, वो अच्छा नहीं होता है, उसे बहुत मारता पीटता परेशान करता, बहुत हार्श था वो। तो जैतून यहाँ से क्या होती है, भाग जाती है, ओके। उसे लगता है कि मतलब मैं कहीं ज्यादा बेटर रह लूंगी। लेकिन जब वो भागती है वहां से तो उसके साथ में रास्ते में ही पाकिस्तान की कहानी है, तो वहां पर रेप वगैरह हो जाते हैं, उसके साथ में उसका रेप किया जाता है। तो कैसे से ही मुश्किल बचते बचते वो एक उसमें कैंप में पहुंचती है, सोल्जर्स का कैंप था, तो उसमें पहुंचती है वो वहां पर, एंड आर्मी ऑफिसर्स थे वहां पर। तो वहां पर वो पहुंचती है, तो वहां से फिर इन्फो ये भी ढूंढ रहा था, साखी और कासिम भी इसको ढूंढ रहे थे। तो जब साखी को पता चलता है, ठीक है, कि मतलब ये जो है वहां पर है, कुछ ऐसा ढूंढते हुए पहुंचते हैं, तो इनको फिर बाद में पता चलता है कि वो उसकी डेथ हो चुकी है, मतलब वो बीच में ही मर चुकी है, उसके साथ ऐसा वैसा हुआ था। तो ये सब चीजें इसको पता चलती, तो इनकी कहानी एक ये है। एक कहानी है यहाँ पर कैरोल की। कैरोल अमेरिकन लेडी है। ये जब पाकिस्तान आती है तो पाकिस्तान में इसे प्यार हो जाता है, किससे, मेजर मुश्ताक से। किससे, मेजर मुश्ताक है, इसको वो अच्छे लगते हैं, तो उनसे ये शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद उसका वहम दूर हो जाता है, एंड तो उससे पता चलता है कि जो मेजर है उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो लेडीज को इंफीरियर समझता है, और इंफीरियर समझ के ही इस तरह से ट्रीट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि सुंदरलाल था, वो बहुत लव करता था, लेकिन उसका मानना ये था कि लेडीज को मार पीट के ही आप अपना आपके काबू में रहेगी और आपकी हमेशा रहेगी। तो पहले क्या चलता था, ऐसे बहुत लोग हैं, अभी भी किस्से हैं, आप देखेंगे कि उनको पसंद होता है मार पिटाई से, कोई खास इशू नहीं होता, खुद ही अपने आप में इशू नहीं होता, पुलिस भी बीच में आती है, कोई बचाता है तो बचना नहीं चाहती है, कहते हैं मेरा मर्द है, मेरा आदमी है, तुझे क्या। तो ऐसे इश्यूज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनको कोई, उनकी लाइफ को कौन ठीक कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो मेजर जो मुश्ताक है वो भी यहाँ पर क्योंकि अमेरिकन लेडीज है, कैरोल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो हमेशा बिल्कुल एक दूसरे के इक्वलेंट समझते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा उल्टा होता है, फिर इसको इसके साथ रहना मुश्किल होता है, इसका बिहेवियर दिन पे दिन खराब, उस तरह का बिहेवियर ये कैसे सहन करे, मतलब कैसे, इसने तो कभी, जो बचपन से सुनता आया है कि लेडीज का पिटना ही सही है। अब जो मर्द होता है वो क्या होता है, भगवान होता है, हस्बैंड वगैरह देवता होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा फिर भी इजी हो जाता है कि हाँ नीचे बैठ जाना, कि भाई वो खाना खा रहा है तो आप नीचे बैठ गए, ये सारी चीजें पॉसिबल है उसके लिए, ये सब सहन करना, है ना। लेकिन एक लेडी जो, जिसने कभी सुना ही नहीं, इस तरह का चीजें देखी नहीं, उसने अपने कल्चर देखा है, तो उसके लिए ये चीज एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है। एंड यहाँ पर इस तरह का रिलेशन फिर ये भी इसको छोड़ देती है, मतलब इस तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं इसके अंदर। पाकिस्तानी ब्राइड, ओके, जो पाकिस्तानी ब्राइड है वो दोनों ब्राइड दिखाई गई हैं इसके अंदर। वापसी सिद्धवा की कहानी है, इसको ध्यान रखेंगे। जैतून मेन कैरेक्टर है, इसके बाद कैरोल मेन कैरेक्टर है, बाकी भी आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं आजादी की। आजादी बाय चिमनलाल 1975। लाला कांसीराम, ओके, इनके कौन है जो मेन कैरेक्टर है, बाकी अरुण है, नूर है, प्रभा रानी है, बरकत अली, ओके। इसकी कहानी इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगती, क्योंकि इसमें आजादी से रिलेटेड ही सारी कहानी है। 1977 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको चमन नहाल को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेटिंग कहाँ है, सियालकोट की कहानी है। इसमें आपको ध्यान रखना, लाला कांसीराम जो है कहाँ से, सियालकोट है, यहाँ से इनकी स्टोरी है। ये क्या है, झूठा सच बाय यशपाल। झूठा सच बाय यशपाल, इसमें दो पार्ट्स में आता है। ये 1958 में पार्ट फर्स्ट आता है, 1960 में पार्ट सेकंड आता है। प्रोटैगनिस्ट कौन है यहाँ पर, तारा है। तारा का जो ब्रदर कौन है, जयदेव पुरी है, और इसमें कनक और शोभानाथ और है, ठीक है। तो जयदेव पुरी जो होता है वो क्या है, आप कह सकते हैं कि पहले बहुत ज्यादा आइडियलिज्म आपको दिखाई देगा, बहुत ज्यादा कहते हैं ना अच्छे विचार, ओपन जो थॉट्स हैं उसका होता है, विचारों को होता है। लेकिन यहाँ पर बाद में जब तारा वगैरह को प्यार व्यार होता है किसी से, तो फिर ये वो चीजें सब नहीं दिखाई देती है, वो सिर्फ कहने के लिए थी बातें। तो इस तरह की कहानी है, इसमें झूठा सच ये दिखाया गया है। ऐसा वैसे बहुत बार होता है, जितने भी आप पॉलिटिशियंस देखोगे या ज्यादातर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आप देख रहे हो, वो आपको जैसे दिख रहे हैं वो आपको दिखाने के लिए ऐसा दिख रहे हैं, मतलब वो रियल लाइफ में ऐसा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते।
वो चीज इतनी पॉसिबल नहीं, उनकी घर की घरेलू लाइफ देखोगे आप तो इस तरह की इतनी ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं दिखेगी जितना वो बताते हैं। ओके, उसमें आप किसी को भी ले सकते हैं, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको जो आपको लगता है कि अरे यार ये कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो सिर्फ बातें आपको कहते हैं ना, हमें सुबह सुबह कोट्स डालना आसान होता है व्हाट्सएप वगैरह पे कि हमने कोई कोटेशन डाल दी या कुछ भी, वो बहुत आसान होता है, लेकिन क्या वो सारी कोटेशन अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना पॉसिबल होता है या हम कर पाते हैं, कितनी सफरिंग्स होती है उसमें, वो चीज अलग हो गई। तो कहना किसी से 10 इलाज बताना, 10 बातें बताना, ओके, ज्ञान देना दूसरों को, वो बहुत आसान चीज है, लेकिन किताबें भी है ना, उसको अपनी जिंदगी में सारे रूल्स को फॉलो करना वो कभी भी इजी नहीं है। ऐसे ये बाबा वगैरह भी जो होते हैं वो भी जो भी जितना आपको बताते रहते हैं वो चीज खुद भी फॉलो नहीं करते हैं उस चीज को। तो ओके, अब यहाँ पर एक और है खोल दो, ये किसका है, सदत हसन मांटो, तोबा तेग सिंह वाले, ठीक है। तो खोल दो 1948, इसमें क्या है, सकीना है, और ये कौन है, इसमें सिराजुद्दीन जो है इनकी डॉक्टर है ये, ठीक है, एंड और अदर डॉक्टर्स, तो ये इनकी कहानी है। इसमें तोबा तेग सिंह की कहानी ज्यादा पूछी जाती है इनसे, किससे, सदत हसन मांटो से, वो आपको पता ही है अच्छे से। ठंडा गोस्ट बाय सदत हसन मांटो, ये बहुत कंट्रोवर्शियल वर्क है, इन्हीं का वर्क है मांटो जी का, और इन्होंने इसमें सेक्सुअलिटी की, इस तरह की बहुत सारे सीन्स और बातें की हैं, तो इन पे बैन भी लगा। ये और इंग्लिश में इसका नाम क्या है, कोल्ड मीट नाम है, ठीक है, ठंडा गोश्त जो है। और 1950 में क्या होता है, पब्लिश होता है। प्रोटेगनिस्ट कौन है इसमें, ईश्वर सिंह है। और ईश्वर सिंह क्या है कि इसकी एक मिस्ट्रेस है कुलवंत कौर, ये इसकी मिस्ट्रेस है। मिस्ट्रेस का मतलब ये है कि दोनों शादी नहीं है, कोई मतलब लीगल रिलेशन नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ में रहते हैं और सेक्सुअल भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटीमेट रहते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या, ईश्वर लूटपाट करने चला जाता है और काफी दिन बाद कुलवंत के पास आता है, लेकिन इस बीच इसने क्या किया था, एक रेप किया था एक डेड बॉडी के साथ, मतलब उसको लगता था, उसे वो लड़की सुंदर लगी, ये लूटपाट करने गया, 7 लोग थे घर में, और इसको वो अच्छी लगी लड़की, तो इसने उठा के ले गया, उसके साथ रेप करने की कोशिश किया, रेप किया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो एक डेड लेडी है, तो उसको वो यहाँ से बहुत ज्यादा मतलब परेशान आपको दिखेगा, एंड फिर वो कुलवंत कौर के पास में जाता है, और कुलवंत कौर के साथ जब वो इंटीमेट होता है, कुलवंत को पता चल जाता है कि कुछ इशू है, एंड देन ईश्वर सारी सच्चाई बताता है कि उसने ऐसा किया। कुलवंत जो होती है वो चाकू जो होता है इसी का, ईश्वर का, वो उसको स्टैब कर देती है, इतना गुस्सा आता है उसको इस बात के ऊपर, और इसकी डेथ हो जाती है ईश्वर सिंह की, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें कहानी दिखाई गई है यहाँ पर। और ये रेप वगैरह ये सब तब की कहानी है, सब पार्टीशन होना इंडिया का कोई हंसी खेल कोई ऐसी चीज नहीं है, ओके। इसीलिए जो हम मनाते हैं 15 अगस्त वगैरह ये सब चीजें, तो इस चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उन लोगों को पता है जिन्होंने ये सहा था, और जब किताबें पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा पता चलेगा कि उसके बाद मतलब कितना मुश्किल हुआ दोबारा से अपने आप को रिस्टोर करना, बहुत मुश्किल था लोगों के लिए, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। द वियरी जनरेशन बाय अब्दुल्ला हुसैन, इन्होंने लिखी है ये। और वियरी जनरेशन को हिंदी में कहेंगे उदास नस्लें, मतलब उर्दू में कहेंगे उदास नस्लें। इसका उदास नस्लें क्या है, मतलब इसमें उन्होंने लिखा था उदास नस्लें, उसको इंग्लिश में कहा हमने द वियरी जनरेशन। ये 1963 में पब्लिश होता है। नेम जो है यहाँ पर, ओके, तो नेम जो है ये इसका प्रोटेगनिस्ट है, इनकी वाइफ है अजरा, इसके अलावा सकीना, अजीम और नवाब ज्यादा, ये कुछ और इंपॉर्टेंट, बस इसमें इतना ध्यान रखना है आपको, द वियरी जनरेशन वॉज रिटन बाय अब्दुल्ला हुसैन, ओके। उदास नस्लें बोल सकते हैं। एक आपको ध्यान रखना है जो नेम है, ओके, और इनकी वाइफ अजरा, ये क्या है यहाँ पर, मतलब प्रोटेगनिस्ट है, मेन इंपॉर्टेंट की कैरेक्टर्स है। इन कस्टडी, इन कस्टडी बाय अनीता देसाई, ये तो आपने पढ़ ही रखा है, मतलब इनको बार बार आता रहता है ये कस्टडी वाला, ये बहुत अच्छा है, ये आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, पढ़ लेते हैं। अनीता देसाई है, ठीक है, इन्होंने लिखा है इंग्लिश में 1984 में पब्लिश होता है। इनके जो प्रोटेगनिस्ट है कौन, देवेंद्र शर्मा है, इनको उर्दू में बहुत इंटरेस्ट है, उर्दू पोएट हैं ये, तो ये यहाँ पर इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इसमें ज्यादा कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इनके पास में जो मुराद है ये एडवाइस करता है कि भाई मतलब क्या है, ये एक करेक्टर है यहाँ पर, नूर हुसैन नाम है शायद इनका पूरा नाम, मुझे अच्छे से पूरा नाम याद नहीं है, बट नूर नाम है इनका। तो वो क्या रहे थे, बहुत अच्छे रिनोन्ड एक पोएट थे उर्दू में, आप कह सकते हैं शायर वगैरह ऐसे। तो ये क्या होता है, बड़ा खुश होता है, इसको पता चलता है कि वो वहां पर है, उनका इंटरव्यू के लिए हमें कॉल मतलब परमिशन मिल गई है, आप इंटरव्यू ले लीजिए वहां पर जाके।
और इसके बाद अगर ये इंटरव्यू पब्लिश होता है तो मतलब फिर तुम्हारा बहुत नाम होगा, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो ये बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ, इसके पास कैमरा भी नहीं होता, अरेंज करता है बड़ी मुश्किल से, मतलब उसका रिकॉर्ड, कैमरा नहीं, रिकॉर्डिंग के लिए अरेंज करता है। ये नूर के यहाँ पर जाता है और बड़ी से उम्मीदें थी, लेकिन जब ये नूर के यहाँ पर जाता है तो इसको दिखता है कि वो कितनी गरीबी में रह रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि हमने देखा किसी, हमने बहुत, हम किसी को मतलब बहुत आइडियल मानते हैं ठीक है, वैसे तो आजकल टीचर्स नहीं, पहले लोग टीचर्स को बहुत जैसे आइडियल मानते थे, तो उनकी जो घर की स्थिति होती थी कुछ खास नहीं होती थी। आजकल ऐसा नहीं है, वैसे टीचर्स आजकल तो आजकल तो सबसे टॉप पर टीचर्स ही जा रहे हैं, ठीक है। तो उनके घर आजकल आपको एक्टर्स, जो एक्टर और उनसे भी ज्यादा अच्छे दिख जाएंगे, पॉलिटिशियन से भी ज्यादा अच्छे। जमाना बदल गया, क्योंकि जमाना इसलिए नहीं, इसलिए बदल गया क्योंकि अब जमाना क्या है, अब ये भी बिजनेस है, इस वजह से। तो नूर की हालत ऐसी नहीं होती है, और नूर की हालत देख के घबरा जाता है कि, क्योंकि हम ये देखें कि इस फील्ड में एक इंसान गया और उसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो हमारा क्या हाल होगा। मतलब हम उस चीज से डर जाएंगे कि हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। अब हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में हम पढ़ रहे हैं, ओके, तो इसमें कितना स्कोप है, और बाकी जो हमारे आइडियल्स हैं वो कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो आपके मन में भी क्या आएगी, आपके मन में इंस्पिरेशन, आपको मोटिवेशन मिलेगा उसको, उस इंसान को देख के कि अरे वाह, इस बात पे जाके ये कितना ज्यादा अच्छे से रह पा रहे हैं, इनकी लाइफ कितनी अच्छी है ना, इनकी मनी की कमी नहीं है, वैसे भी सब कुछ अच्छा है। तो आपको मोटिवेशन मिला उनको देख के। लेकिन आप जिसको आइडल मानते हो और वही इंसान गरीबी में और इस हालत में रह रहा हो, तो फिर आपका मोरल डाउन हो जाएगा। यही चीज दिखाई जाती है यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। और बाद में दिक्कत ये होती है, क्योंकि ये मिल लेता है तो इसकी जो वाइफ वगैरह होती है, तो उनको, बेटी होती है, वाइफ होती है, तो उनको इसको फिर मतलब वो डिमांड करते हैं इससे पैसे की, हेल्प करने की। तो ये फंस सा जाता है उस चीज के अंदर, मतलब इसने तो कैम वही मुश्किल से खरीदा था, तो इसके साथ ये दिक्कत होती है इसके अंदर। इन कस्टडी बाय अनीता देसाई, द क्रो ईटर्स बाय बापसी सिधवा। बापसी सिधवा का एक और वर्क है, ओके, कौन सा, द क्रो ईटर्स, ओके। इसमें क्रो ईटर्स कोई जानवर की या मतलब क्रो की कहानी नहीं है, इंसानों को ही बोला जा रहा है। क्रो ईटर्स कौन होते हैं, वही चील वगैरह ये सब। तो 19 वैसे वही करते हैं, इनको पकड़ते हैं। 1978 में लिखा गया। इसमें कौन है, जो फेयरडून, फेरदून आप कह सकते हैं, फरदून बोलेंगे इसको, जंगल वाला। तो ये इसका क्या है, कैरेक्टर है मेन। पुतली, बिली, तान्या, ये और है। एक और इम्पोर्टेंट वर्क है जो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हरियाणा में भी पूछा जाता है, ओके। मतलब आपके DSSB के अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत आता है, और साथ में आपका नेट का एग्जाम है, या आपके बिहार के एग्जाम हो रहे, कहीं भी है, तो ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है, मिडनाइट चिल्ड्रन। क्योंकि हमारे जो आप कह सकते हैं सलमान रुश्दी हैं, बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल राइटर हैं, ओके। ये इन्होंने भी काफी ज्यादा, कितना, अब कंट्रोवर्सी से इंसान जल्दी फेम पाता है, वैसे करते हैं, मैं भी सोच रही हूँ कुछ कंट्रोवर्सी कर लूं, पर इतना फेम काफी है मेरे लिए, इससे ज्यादा फेम की मुझे इतना नीड नहीं है। आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ओके। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है, आप भी नोटिस करते होगे, जैसे किसी के साथ कंट्रोवर्सी होती है, मूवी की कंट्रोवर्सी हो जाए, ओके, जानबूझ के भी कराते हैं आजकल, तो हमेशा से ही, मुझे लगता है हमेशा से ही होता है ऐसा। जैसे ही आप ऐसा कोई टॉपिक टच करते हो जिससे कंट्रोवर्सी हो सकती है, तुरंत आपकी हाइप बन जाती है, उसके बाद आप अच्छा काम करने लग जाओ। ऐसे ही टीचिंग फील्ड में है, ऐसे ही मोटिवेशन के फील्ड में है, कहीं भी आप देख लो, कुछ भी, पॉलिटिशियंस भी देख लीजिए, जहां कंट्रोवर्सी है वहीं फेम है। उसके बाद आप कैसे भी कर लो, एक बार आपको लोग जान गए, फिर आप अच्छा काम करने लग जाओ, लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या किया था। तो मुझे लगता है कि मेहनत के साथ साथ में कंट्रोवर्सी भी पार्ट है, किसका, सक्सेस का कि कंट्रोवर्सी, कुछ बातें कह दो आप। 1981 में ये पब्लिश होता है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि जो सलीम सिनाई है, मतलब प्रोटेगनिस्ट कौन है, तो वो सलीम सिनई है प्रोटेगनिस्ट, ओके। इसमें और भी कैरेक्टर है, शिवा है, पार्वती है। खासकर ये तीनों कौन होते हैं, ये तीनों होते हैं कि 1947, ओके, की रात को, यानी कि 15 अगस्त की रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक के बीच में जो बच्चे पैदा हुए थे, उनमें सुपर नेचुरल कुछ पावर्स दिखाई गई हैं। वही चीज इसमें दिखाई गई। इंदिरा गांधी को, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज किया गया है, उनकी पॉलिसीज वगैरह को, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को। तो सलीम सिनई का नाम आपको ध्यान रखना है, मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रुश्दी। अब देख लेते हैं कुछ अवार्ड्स, ठीक है, एक साथ एक लिस्ट देख लेते हैं अवार्ड्स की, ओके। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स विनिंग्स जो पार्टीशन लिटरेचर है वो कौन कौन से, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये 1956 में पब्लिश हुआ। इसमें ग्रोव प्रेस अवार्ड 1956 में मिलता है। तमस 1974, भीष्म साहनी। अब मैंने कई बार पढ़ा दिया आपको पार्टीशन लिटरेचर कई तरह से, ठीक है। अगर यहाँ से जो पीडीएफ दिए क्वेश्चन आए तो गलत मत कर लेना। तमस बाय भीष्म साहनी,
ओके 1974 में साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिलता है? अगले ही नेक्स्ट ईयर मिल जाता है 1975 में तमस के लिए। पिंजर, पिंजर बाय अमृता प्रीतम 1950 में पब्लिश होता है। मिलता कब है साहित्य अकेडमी अवार्ड? 1956 आफ्टर 6 इयर्स। मिडनाइट्स जो चिल्ड्रन है बाय सलमान रुश्दी, इनमें देख लेते हैं। ये मैंने आपको बताया भी था 1981 में ये पब्लिश होता है, तभी इनको बुकर प्राइज के लिए मतलब बुकर प्राइज के लिए ऑनर किया जाता है 1981। बुकर ऑफ बुकर्स मिलता है 1993 में। आइस कैंडी मैन देख लीजिए, आइस कैंडी मैन वापसी सिद्धवा, अब तो ये अच्छे से याद हो गया होगा आपको, ठीक है, पाकिस्तानी ब्राइड वगैरह। क्रैकिंग इंडिया, क्रैकिंग इंडिया पब्लिकेशन 1988, अवार्ड है यहाँ पर कुछ अलग से है, डिफरेंट से है। बंटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रेडक्लिफ कॉलेज फेलोशिप 1986 में मिलती है। लीला वॉलेस रीडर्स डाइजेस्ट राइटर्स अवार्ड 1994। द शेडो लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा अमिताभ घोष फेवरेट है। ओके, मॉडर्न इंडियन राइटिंग आएगा ना आपका, वो आप जैसे पढ़ोगे तो ये सब अनीता देसाई है, अमिताभ घोष वगैरह है, ये सब के सब आपको मॉडर्न इंडियन राइटिंग में पढ़ने हैं, है ना। मॉडर्न, जैसे मैं आज शाम को पढ़ाने वाली हूँ मॉडर्न इंडियन राइटिंग ही पढ़ाऊंगी, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किस चीज का? आपके मॉडर्न इंडियन राइटिंग्स का। मतलब अगर आप नेट वाले स्टूडेंट सोच रहे हो कि पार्टीशन लिटरेचर हमें नहीं पढ़ना है, ये सब चीजें, ऐसा नहीं है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है आराम से आप लोगों से। तो शैडो लाइंस बाय अमिताभ घोष साहित्य अकेडमी अवार्ड 1989 में इनको दिया जाता है। एंड क्लियर लाइट ऑफ डे बाय अनीता देसाई, ओके 1980, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1978 में मिलता है। ओके लेकिन ये अगर 78 में मिल रहा है, ये लिस्ट मैंने देख ली है, सही है, तो ये जो डेट है मतलब इसके लिए नहीं मिला इनको क्लियर ऑफ द डे के लिए, ये आई थिंक इनका एक और वर्क है इनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अनीता देसाई को उस वर्क के लिए मिला है। एक और है इनका एक बड़ा फेमस सा वर्क है, ठीक है, लेकिन इसके लिए नहीं है, लेकिन इनको मिला है, ठीक है, मैंने लिस्ट सारी चेक करी है, डबल ट्रिपल क्रॉस चेक किया है। तो अनीता देसाई को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला है? 1978 में मिला है। द लॉन्ग साइलेंस बाय शशि देश पांडे, तो लॉन्ग साइलेंस ये कब मिलता है इनको? 1990 में साहित्य अकेडमी अवार्ड इसी वर्क के लिए मिलता है। द पाकिस्तान, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ना, यहीं पर क्लियर हो जाएगा, वैसे ये है सच, मतलब सच है, सच कह रही हूँ मैं, है ऐसा ही, ठीक है, एक सेकेंड। क्या है ये? अनीता देसाई, अनीता देसाई वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड, हाँ ये मिला इनको फायर ऑन द माउंटेन के लिए, ठीक है, इसके लिए ये आपके मॉडर्न में आ जाएगा, फिर आपको ध्यान रहेगा फायर ऑन द माउंटेन, लेकिन मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। दैट लॉन्ग साइलेंस बाय शशि देश पांडे, साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको 1990 में मिलता है। एंड द पाकिस्तानी ब्राइड के लिए वापसी सिद्धवा को पाकिस्तान से मिलेगा, तो 1982 में, कहां से, मतलब पाकिस्तानी है ना, तो सितारा, सितारा ए इम्तियाज, सितार ए इम्तियाज होगा ना ये, इस तरह से। पाकिस्तान थर्ड हाईएस्ट सिविल ये अवार्ड है, 1991 में इनको दिया जाता है पाकिस्तानी ब्राइड के लिए। आजादी बाय चमन नहाल, तो ये पब्लिश होता है 1975 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया था 1977 में। इन कस्टडी, इन कस्टडी अनीता देसाई, ओके, ये बुकर प्राइज के लिए क्या होती है? शॉर्ट लिस्ट, मिलता नहीं है, शॉर्ट लिस्टेड होती है 1984 में। तो ये आपकी क्लास थी, सारे इंपॉर्टेंट चीजें पार्टीशन लिटरेचर से मैंने प्रोटैगनिस्ट कराया आपको लगभग 30, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है आपके जो अवार्ड्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका पार्टीशन लिटरेचर आज मैं फिनिश करती हूँ।